हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस टॉपिक में हम हमारे जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है और भी बहुत कुछ हम इस यूनिट में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक के साथ जो है इंट्रोडक्शन टू डीएनए एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मेंडल ने इनहेरिटेंस के लॉज समझाए थे और उसके बाद इस फील्ड में काफी वर्क हुआ। ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद ये पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेनली दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि है डीएनए एंड आरएनए। जैसा कि मैंने बताया कि मोस्टली सारे ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बट कुछ वायरसेस में आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड भी जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। बट मोस्टली आरएनए के और भी डिफरेंट वर्क्स होते हैं, लाइक ये मैसेंजर की तरह वर्क करता है, अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह वर्क करता है एंड समटाइम्स ये कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी वर्क करता है। 1869 में फ्रेडरिच मीशर ने डीएनए को आइडेंटिफाई किया था फर्स्ट टाइम एज एन एसिडिक सब्सटेंस। इन्होंने बताया कि डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस होता है और उन्होंने इसे नेम दिया न्यूक्लिन। बट वो टेक्निकल लिमिटेशंस की वजह से इसके लॉन्ग पॉलीमर को इंटैक्ट फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर पाए थे। तो चलिए अब हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की एक लॉन्ग पॉलीमर चेन होती है और डीएनए की जो लेंथ होती है वो बेसिकली उसके न्यूक्लियोटाइड्स पे डिपेंड करती है। हर ऑर्गेनिज्म में इस चेन की लेंथ डिफरेंट होती है जो कि उस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफाज लैम्डा 174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बैक्टीरियोफाज लैम्डा में 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। ई कोलाई में 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर्स होते हैं और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स होते हैं। अब आते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर पर। तो अभी हमने समझा था कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की चेन प्रेजेंट होती है, बट ये न्यूक्लियोटाइड बनते कैसे हैं? तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। ये दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स जिसमें आता है एडेनिन एंड ग्वानिन एंड पिरिमिडिन्स जिसमें आता है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। अब यहीं पर ये बात याद कर लेना कि डीएनए में इन तीन पिरिमिडिन्स में से सिर्फ साइटोसिन एंड थायमिन प्रेजेंट होता है और ये जो यूरेसिल है ये आरएनए में प्रेजेंट होता है। यानी कि आरएनए में पिरिमिडिन्स में साइटोसिन एंड यूरेसिल प्रेजेंट होता है और थायमिन नहीं होता, और डीएनए में साइटोसिन एंड थायमिन प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट है हमारा पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर दो टाइप की होती है, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस। और जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसमें कम होता है। तो यही राइबोस और डीऑक्सीराइबोस के बीच में मेन डिफरेंस है कि डीऑक्सीराइबोस में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम है। अब जब ये पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होगी तो हमारा न्यूक्लियोसाइड बनेगा। अब किसी लिंकेज के थ्रू ही तो ये एक दूसरे से अटैच होते होंगे, राइट? तो ये लिंक्ड होते हैं थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब जब एक नाइट्रोजनस बेस शुगर से अटैच होगा तो क्या बनेगा ये भी अभी देख लेते हैं। पहला नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन जो कि आरएनए में और डीएनए में दोनों में प्रेजेंट होता है। तो जब एडेनिन ऐड होगा शुगर के साथ तो क्या बनेगा? एडिनोसिन। और डीएनए में क्या बनेगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। आरएनए में एडिनोसिन और डीएनए में डीऑक्सी एडिनोसिन बनने का रीजन समझ आ गया ना, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो इसमें हमारा जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो भी डीऑक्सी एडेनोसिन बनेगा। सिमिलरली ग्वानिन के लिए आरएनए में बनेगा ग्वानोसिन, डीएनए में क्या बनेगा? डीऑक्सी ग्वानोसिन। साइटोसिन के लिए साइटिडीन एंड डीऑक्सी साइटिडीन। यूरेसिल की बात करें तो यूरिडीन, डीएनए में यूरेसिल नहीं बनता। और थायमिन के लिए आरएनए में तो नहीं बनेगा और डीएनए में क्या बनेगा? डीऑक्सी थायमिडीन। अब इस डायग्राम को देखो, फॉस्फेट ग्रुप हमेशा 5 एंड पे लगता है, 5 डैश एंड पे, और जो दूसरा एंड है जहाँ पे OH ग्रुप है वो है हमारा 3 डैश एंड। तो जो न्यूक्लियोसाइड बना उसमें 5 डैश एंड पे फॉस्फेट ग्रुप लगेगा तो हमारा बनेगा न्यूक्लियोटाइड, और इस लिंकेज को बोलते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज। तो न्यूक्लियोटाइड या डी न्यूक्लियोटाइड तब बनेगा जब एक न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होगा। अब इस फिगर में देखो, सिर्फ इतना पार्ट अगर हम लें तो इसमें ये बीच में है एक पेंटोज शुगर, ये है हमारा नाइट्रोजनस बेस और ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तीनों चीजें मिलके बना एक हमारा न्यूक्लियोटाइड। सिमिलरली ये हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो अगर हम इस न्यूक्लियोटाइड में देखें तो ये जो है हमारा, यहाँ पे इसका 3 डैश एंड होगा और सेकंड वाले न्यूक्लियोटाइड में ये इसका 5 डैश एंड होगा, क्योंकि हम यहाँ देख चुके हैं कि फॉस्फेट ग्रुप जो है ये 5 डैश एंड होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप जो होता है वो 3 डैश एंड होता है। तो जब
दो न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक होंगे तो इस लिंकेज को हम बोलेंगे 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो यहाँ पे 3,5 क्यों यूज हुआ ये समझ आ गया। एक न्यूक्लियोटाइड का 3 डैश एंड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 डैश एंड से लिंक होगा तो ये जो लिंकेज है ये है 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और जब ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते रहेंगे जैसे ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन तो हमारा बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो अब हमें ये बात समझ आ गई कि इस चेन के दो एंड होंगे, एक 5 डैश एंड जिसमें एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप होगा। अब देखो कोई भी चेन हो चाहे वो कितनी भी लंबी हो उसके दो एंड्स तो होंगे ना। तो एक जो एंड होगा जिसपे एक फॉस्फेट ग्रुप फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा वो होगा 5 डैश एंड। और दूसरा एंड होगा जहाँ पे पेंटोज शुगर का ओएच ग्रुप प्रेजेंट होगा फ्री, उसको हम बोलेंगे 3 डैश एंड। ठीक है, तो हमने पहले देखा कि जब डीएनए फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया 1869 में तब उसे आइसोलेट नहीं कर पाए थे। देन काफी सालों बाद मॉरिस विल्किंस एंड रोज़ैलिंड फ्रैंकलिन ने एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक इन्वेंट करी। और इस टेक्निक की हेल्प से दो साइंटिस्ट थे जिनका नेम है जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया। वॉटसन एंड क्रिक ने बताया कि डबल हेलिक्स मॉडल मतलब डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं और ये ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। बट समझाने के लिए मैं इनको दो स्ट्रेट स्ट्रैंड दिखा रही हूँ। इनके बीच में बेस पेयरिंग होती है। ये एक स्ट्रैंड है, इसमें बेस ले लेते हैं ATCGA। तो जो दूसरा स्ट्रैंड होगा इसमें भी बेस होंगे और इन दोनों बेसिस की पेयरिंग होगी। ठीक है, एक्चुअली पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था एरविन चारगाफ। इन्होंने बताया कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसमें एडेनिन की पेयरिंग थाइमिन के साथ होती है एंड ग्वानिन की पेयरिंग साइटोसिन के साथ होती है। और जो एडेनिन एंड थाइमिन का रेशियो है वो साइटोसिन एंड ग्वानिन के रेशियो के कांस्टेंट होगा और हमेशा इक्वल होगा 1 के, यानी कि A+G हमेशा T+C के इक्वल होगा। इसको बोला इन्होंने चारगाफ्स रूल। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज इसे ही ले लेते हैं, ये एक चेन है जिसमें हमने देखा कि ए की पेयरिंग किसके साथ होगी, हमेशा टी के साथ। तो हमने ए की पेयरिंग टी से करी, टी की फिर ए से होगी, सी की जी से, जी की सी से, तो सी की जी से, जी की सी से और ए की फिर से टी से। तो इन्होंने बताया कि ए और जी का अमाउंट जब हम ऐड करेंगे तो हमेशा टी और सी के अमाउंट से इक्वल होगा। तो इस एग्जाम्पल से देखते हैं ए कितने हैं 1 2 3, तो ए 3 है और जी कितने हैं 1 2 यानी कि 5। टी कितने हैं 1 2 3 3 प्लस सी कितने हैं 1 2 यानी कि 5। तो हमने इस एग्जाम्पल से समझ लिया कि हमेशा ए प्लस जी टी प्लस सी के इक्वल ही होगा। और अगर हम इनका रेशियो देखेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, कैसे आया रेशियो 1, ए एंड टी का रेशियो, ए कितना था 3 और टी कितना था 3, तो 3/3 का रेशियो हमेशा 1 आएगा। और जी और सी का रेशियो, जी है 2 सी है 2, तो 2:2 का रेशियो भी 1 ही होगा एक्चुअली। तो ये लॉ हमने वेरीफाई करके देख लिया। अब ये जो बेस पेयरिंग हो रही है इसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। यानी कि अगर एक स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस हमें पता है तो हम बहुत इजीली दूसरे स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस पता लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अभी किया था। और अगर ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क करेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क करने का मतलब है अगर ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए और इनके कॉम्प्लीमेंट्री दो अलग अलग नए स्ट्रैंड बन जाए तो हमारा ये जो डीएनए है इसका अमाउंट डबल हो गया। सेम ऐसा ही होता है जब डीएनए ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, यानी कि एक स्ट्रैंड से एक उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म हो जाएगा और इसी की वजह से जो हमारा डीएनए है ये जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अब आता है सेलियंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये फीचर्स सारे एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। यहाँ बस मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी अच्छे से। फर्स्ट, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो हम ये समझ चुके हैं कि दो चेन होती हैं और इन चेन में जो बैकबोन होती है उसमें फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर प्रेजेंट होती है। हमने लास्ट में देखा था ये जो बैकबोन है इसमें क्या है, फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर प्रेजेंट है। और ये जो हमारे बेस हैं ये अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं, यानी कि ये जो हमारी बैकबोन चेन होगी ये किसकी होगी, फॉस्फेट ग्रुप की और पेंटोज शुगर की, और बेस हमारे अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट, द टू चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। अब देखो हमें पता है, हमने पहले देखा कि दो एंड होते हैं, एक होता है 5 डैश एंड और दूसरा होता है 3 डैश एंड। तो अगर हमने ये एक चेन मानी जिसका 5 डैश एंड ऊपर है और 3 डैश एंड नीचे है तो इन दो चेन में एंटी पोलैरिटी होती है, यानी कि अगर एक का 5 डैश एंड ऊपर है तो दूसरे का 3 डैश एंड ऊपर लिखेंगे और नीचे आएगा 5 डैश एंड, ये होता है एंटी पोलैरिटी यानी कि ऑपोजिट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थाइमिन एंड ग्वानिन फॉर्म्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद साइटोसिन। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है यानी कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है यानी कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन।
ये है राइट हैंडेड फैशन जो हमें दिख रहा है, यानी कि ये राइट साइड में थोड़ा सा लीन हो रखा है, ये स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट कैसा होता है? ऐसे, ये होता है स्ट्रेट, लेकिन ये थोड़ा राइट साइड में लीन हो रखा है, ठीक है। ये एक्चुअली इसकी स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। अब एक जो पिच है, ये है एक पिच, इसका डिस्टेंस होता है 3.4 नैनोमीटर, और ये हमने एक पिच निकाली कैसे? एक पिच का मतलब है एक राउंड, ये यहाँ से घूम के एक राउंड कंप्लीट करके इसी जगह पे जब पहुंचेगा तो वो उसका एक पिच हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे घूमा और फिर ये यहीं पे पहुंचा, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ ये पॉइंट और जहाँ पे इसका एक राउंड कंप्लीट हुआ ये पॉइंट, तो ये इसका होगा एक पिच। ये एक पिच कितनी है? 3.4 नैनोमीटर की। और इस एक पिच के अंदर रफली 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 बेस पेयर होंगे। तो अब दो बेस पेयर के बीच का कितना डिस्टेंस होगा? 3.4 टोटल डिस्टेंस है अपॉन 10, यानी कि 0.34 नैनोमीटर। तो ये जो दो बेस पेयर है इनके बीच में कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन अ डबल हेलिक्स। इसका क्या मतलब है? जैसे हमने अभी देखा, ए की बॉन्डिंग टी के साथ होती है और जी की बॉन्डिंग सी के साथ होती है, तो दीज बॉन्ड्स आर स्टैक्ड वन ओवर द अदर, यानी कि एक बॉन्ड के ऊपर दूसरा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देखो, डीएनए की जो चेन है उसको स्टेबिलिटी तो चाहिए ना, ताकि ये अटैच रहे कंटिन्यूअसली, और ये जो बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। तो क्या होता है कि एक बॉन्ड के ऊपर दूसरा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि जैसे ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक के ऊपर दूसरा प्रेजेंट होगा, या जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे प्रेजेंट होंगे। इससे जो स्टेबिलिटी है डीएनए के स्ट्रक्चर की, ये बढ़ जाती है। ठीक है, तो आई होप डीएनए का स्ट्रक्चर सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल डॉगमा से, डीएनए की पैकेजिंग भी पढ़ेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।